हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएस मींस क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है। आज हम बात करेंगे सीरीज 44 के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज के प्रश्न पेपर 2 जिसमें यूनिट फर्स्ट है नीति शास्त्र, इथिक्स से रिलेटेड प्रश्न है। तो आइए उन्हीं को उत्तर सहित डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि को स्पष्ट कीजिए। संवेगात्मक बुद्धि को स्पष्ट करना है, या इसको संवेगात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस भी इसको बोला जाता है। इसको डिस्कस करना है। ये 20 वर्ड्स, 50 वर्ड्स एंड 100 वर्ड्स सभी में पूछा जा सकता है, यानी 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर, तीनों कैटेगरी में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही इस प्रश्न को इस तरह से पूछा सकता है 10 नंबर में, संवेगात्मक बुद्धि का प्रशासन में कैसे उपयोग करोगे। ओके, अब अभी है संवेगात्मक बुद्धि को स्पष्ट कीजिए। तो उसको हम देखते हैं किस तरह से हम लिखेंगे। संवेगात्मक बुद्धि, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो चुकी है। संवेगात्मक बुद्धि मनुष्य की ऐसी क्षमता है जिसमें वह अपने व दूसरे के संवेगों को देखता है, समझता है, उसकी तीव्रता एवं प्रभाव का आकलन करता है, उसका नियमन प्रबंधन करता है और वांछित अनुक्रिया करता है। अर्थात हम इस तरह से बोल सकते हैं कि मनुष्य की ऐसी क्षमता जिसमें वह खुद के और दूसरों के व्यवहार को जानता है, दूसरे के इमोशंस को, संवेगों को जानता है, समझता है, देखता है। साथ ही उसकी तीव्रता और प्रभाव का आकलन भी करता है कि उसके संवेग कितने तेज और उनका प्रभाव क्या क्या पड़ रहा है, ये भी देखता है। उसका नियमन करना, उसका प्रबंधन करना और वांछित अनुक्रिया करना, ये सभी संवेगात्मक बुद्धि के पार्ट है, ताकि सामंजस्य स्थापित हो सके। एक कुशल प्रशासक होने के नाते व्यक्ति में उच्च संवेगात्मक बुद्धि का होना अति आवश्यक होता है। यानी हम कहें कि एक कुशल प्रशासक यदि संवेगात्मक बुद्धि उसमें उच्च कोटि की है, तो वो प्रशासन में आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन एक अच्छे तरीके से कर सकता है, क्योंकि संवेगात्मक बुद्धि एक आत्मविश्वास लाती है, उसके अलावा आत्म संवेगों पर नियंत्रण करती है और दूसरों के व्यवहार को नियंत्रण करने का और दूसरों के व्यवहारों को समझते हुए उस पर वर्क करने के लिए भी संवेगात्मक बुद्धि कहीं ना कहीं हमें प्रेरित करती है। तो एक तो आत्मसंयम प्लस में दूसरों के व्यवहार को जानने के लिए सभी के लिए संवेगात्मक बुद्धि इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें इसके उत्तर के बारे में, तो इस तरह में आप ब्लॉक डायग्राम लिख सकते हैं। बीच में हो गया संवेगात्मक बुद्धि और फिर इसमें हो गया आत्मसंयम, इसके अलावा दूसरों के व्यवहार को जाना, सहानुभूति लिख दिया आपने, और फिर इधर लिख दिया कि उनका नियमन और प्रबंधन करना। इस तरह से आप ब्लॉक डायग्राम भी बना के आ सकते हैं ईक्यू का। ओके, और ये भी एक स्टडी पाई गई है, जिन व्यक्तियों में ईक्यू लेवल यानी संवेगात्मक बुद्धि का लेवल हाई होता है वो प्रबल प्रशासक होते हैं, कुशल प्रशासक होते हैं, क्योंकि वो सारी प्रॉब्लम्स को एक ईजी वे में सॉल्व कर पाते हैं। ओके, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता का पतन हो रहा है क्यों। ये भी आपने टॉपिक देखा होगा, डायरेक्टली सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता, तो उसी का प्रश्न बनाया गया है। सार्वजनिक संबंधों में नैतिकता का पतन हो रहा है क्यों, यह भी स्पष्ट कीजिए, ऐसा रीजन, इसका रीजन पूछ रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि नैतिकता का पतन क्यों हो रहा है, तो उसके हम पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे। फर्स्ट है हमारा, कम समय में अधिक कमाने की चाहत। ये 50 वर्ड्स में और 100 वर्ड्स दोनों में पूछा जा सकता है, यानी 5 नंबर और 10 नंबर दोनों में पूछा जा सकता है। तो उत्तर लिखेंगे हम, कम समय में अधिक कमाने की चाहत, यानी कम मतलब बिल्कुल कम समय में। आजकल क्या होता है कि युवा पीढ़ी में क्या भावना हो गई है कि यार जल्दी से पैसा कमा ले, तो जल्दी से पैसा कमाने के लिए वो किस में जाते हैं, शेयर मार्केट। उनको शेयर मार्केट में वो सट्टा लगाते हैं, या फिर जो बुली जो होते हैं क्रिकेट से रिलेटेड सट्टा लगाते हैं, या फिर शेयर मार्केट का सट्टा लगाते हैं। किसी भी तरह का सट्टा अवेलेबल होता है तो सट्टा लगाते हैं, और सट्टे में एक बार तो उनको लालच आता है कि पैसा आ रहा है, लेकिन फिर वो उससे ज्यादा पैसा कहीं गवा बैठते हैं। तो कम समय में अधिक कमाने की चाहत में वो क्या है, राइट वे चूज नहीं करते हैं कि धीरे धीरे पैसा कमाया जाता है, तो लॉन्ग टाइम तक जॉब भी सही रहती है, प्लस में लॉन्ग टाइम तक पैसा भी सेव रहता है, और अब धीरे धीरे अर्निंग करने के लिए मोटिवेशन भी मिलता है। तो ये एक कम समय में अधिक पैसा कमाने की चाहत में क्या होता है, चोरी भी करते हैं, कई लोग चोरी भी करते हैं, चोरी चकारी, ये सारे काम, ये कम समय में अधिक कमाने की चाहत ही उनको प्रेरित करती है ऐसा काम करने के लिए। तो ये नैतिकता का पतन इससे भी हो रहा है। साथ ही अगर हम बोले भोग विलासिता का जीवन, क्योंकि आजकल क्या है, एंड्रॉइड फोन्स आ गए, आईफोन्स आ गए, उसके अलावा सबको भोग विलासिता की आदत पड़ गई है, लग्जरी लाइफ जीने की आदत हो गई है, तो वो भी कहीं ना कहीं नैतिकता के पतन का कारण बन रही है। भ्रष्ट आचरण की स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी दंड का अभाव। भ्रष्ट आचरण की स्थिति में त्वरित एवं प्रभावी दंड का अभाव। अब किसी ने मान लो भ्रष्ट आचरण कर दिया, घूसखोरी कर ली, या फिर किसी भी तरह से करप्ट कर दिया, करप्शन को बढ़ावा दिया, तो उस स्थिति में क्या होता है, त्वरित और प्रभावी दंड का प्रावधान नहीं है। क्यों, क्योंकि जल्दी से उसको दंड ही नहीं मिलता है। तो उससे क्या होता है,
वो व्यक्ति जो है भ्रष्ट आचरण छोड़ता नहीं है, और साथ ही नैतिकता यहाँ पर पतित होती हुई दिखाई देती है। तीसरा है समाज का भौतिकता की तरफ अग्रसर होना। समाज में उन्हीं लोगों को प्रतिष्ठा मिलना जिनके पास भौतिक संसाधन अधिक है, वही भोग विलासिता का जीवन जीना। क्यों? समाज जो है, समाज में भौतिकता ही इंपॉर्टेंट हो गई है। जिसके पास अधिक संसाधन है, लाइफ जिसकी लग्जरी से, लोग उसी के पास पीछे भागते हैं, उसी की प्रतिष्ठा मानते हैं, और जिनके पास भौतिक संसाधन नहीं है उनकी प्रतिष्ठा जो है कम मानते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं नैतिकता पतन की ओर अग्रसित हो रही है। चौथा है सिद्धांत विहीन राजनीति। राजनीति का सिद्धांत विहीन होना। गांधी जी कहते थे कि राजनीति जो है वो सिद्धांतों वाली होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिद्धांत विहीन। कोई सिद्धांत ही नहीं राजनीति में। आज कुछ बोल रहे हैं, दूसरा कुछ है, कोई सिद्धांत ही नहीं है नेताओं के। तो सिद्धांत विहीन राजनीति, नैतिकता विहीन व्यापार। इसके अलावा व्यापार में भी नैतिकता नहीं है। मिलावट चल रही है, नकली दूध चल रहा है, कहीं नकली घी चल रहा है, हर जगह मिलावट हो रही है। तो वहां पर अगर नैतिकता दिखाई जाए, इवन बच्चों के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी इतनी मिलावट हो रही है कि कहना ही क्या। तो नैतिकता विहीन व्यापार जो है वो अभी क्या है, चरम पर पहुंच चुका है। चरित्र विहीन ज्ञान। चरित्र के बिना ज्ञान हो चुका है, ठीक है, ज्ञान में भी चरित्र का समावेश नहीं है। बिना श्रम के धन। अब लोग जो है श्रम के बिना ही धन कमाना चाहते हैं। जैसे मान लो भुखमरी गरीबी होते हुए भी क्या है, चलो हम तो है ना श्रम नहीं करेंगे, उसके बिना ही धन कमा लेंगे। तो क्या करते हैं, ये भिखारी बन जाते हैं, रोड पे मांगने वाले बन जाते हैं, या फिर जेब कतरे बन जाते हैं। इस तरह का काम जो है वो करते हैं। तो नैतिकता का पतन भी इससे हो रहा है। ओके, आई होप लास्ट प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। आप इसमें और भी पॉइंट्स आपके दिमाग में आ रहे थे तो आप ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट उत्तर की तरफ। प्रशासकों के आचरण को नैतिक बनाने हेतु प्रमुख उपाय। अब प्रशासकों के आचरण को नैतिक बनाने के लिए आप प्रमुख उपाय कौन से बताएंगे? ये भी 50 वर्ड्स और 100 वर्ड्स में पूछा जा सकता है। 100 वर्ड्स यानी 5 नंबर और 10 नंबर दोनों में प्रश्न पूछा जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि प्रशासकों के आचरण को नैतिक बनाने हेतु प्रमुख उपाय बताइए। तो उत्तर क्या होगा? पहला, आप बुलेट्स में बन सकते हैं और नंबरिंग करके भी लिख सकते हैं। पहला आचरण संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट। ओके, आचरण संहिता में क्या होगा कि एक संहिता बनाई जाए जिसमें प्रशासकों के आचरण से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सब लिखी जाए कि आचरण ऐसा होना चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए। तो प्रॉपर जो है आचरण संहिता बनाई जाए। उसके अलावा दूसरा है उनका आचरण किस तरह का होगा, उसके ऊपर एक संहिता बनाई जाए, एक कोड बनाया जाए। दूसरा है नीति संहिता। अब जितने भी प्रशासक जितने भी काम करते हैं, जितनी भी नीतियां बनाते हैं, उसकी भी एक संहिता होनी चाहिए, ताकि उसके अकॉर्डिंग काम होगा, तो प्रशासक क्या नैतिक बने रहेंगे। तीसरा है सिटीजन चार्टर तो बना हुआ भी है, तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे तो नैतिक बन गया। और काफी हद तक सिटीजन चार्टर काफी हेल्प भी करता है प्रशासकों को नैतिक बनाने में। सामाजिक अंकेक्षण, सोशल ऑडिटिंग, ये भी काफी जगह पर हो रही है। सोशल ऑडिटिंग मनरेगा में भी हो रही है। उसके अलावा काफी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी सोशल अकाउंटिंग शुरू हुई है, सोशल ऑडिटिंग शुरू हुई है। सामाजिक अंकेक्षण जैसे मनरेगा में तो टाइम टू टाइम होती ही रहती है। सामाजिक अंकेक्षण से मतलब ये हो गया कि जितने भी सामाजिक कार्य है उनका पूरा हिसाब किताब लेना, उनका कि कहाँ कितना खर्च हुआ है, कहाँ कितना नहीं हुआ, पूरा जानकारी जो है वो पता होनी चाहिए आम लोगों को भी, साथ ही प्रशासकों को और आम लोगों को दोनों में ही। तो सामाजिक अंकेक्षण कहीं ना कहीं नैतिकता बनाने के लिए भी हेल्प करता है। नेक्स्ट है लोक सेवा गारंटी अधिनियम, ये भी यही काम करता है। राजस्थान में काफी इंप्लीमेंट हुआ है इसके थ्रू। लोकपाल हो गया, लोकायुक्त की नियुक्ति हो गई, ये भी हो चुका है। ई गवर्नेंस, जो जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उनको इलेक्ट्रिक माध्यम से सुगमता से जनताओं को उपलब्ध करवाना। आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। पाठ्यक्रम में नैतिकता संबंधी कहानियां पढ़ाई जाए। अब पाठ्यक्रम में अगर हम नैतिकता संबंधी कहानियां ही ऐड कर दे तो क्या है कि ना, वही बात पढ़ाई जाए तो होगा। जैसे पंचतंत्र में नैतिकता संबंधी बातें पढ़ाई जाते हैं। नेक्स्ट है भ्रष्ट लोगों की जबरन सेवानिवृत्ति होनी चाहिए। अगर मान लो कोई प्रशासक भ्रष्ट है तो उनकी जबरन सेवानिवृत्ति कर देनी चाहिए, ताकि क्या होगा उसमें अन्य जो प्रशासक है उनमें डर बैठ जाएगा कि हम अगर भ्रष्टाचार करते हैं या फिर हम कोई करप्शन करते हैं, घूस लेते हैं, तो हमारी सेवानिवृत्ति जल्दी हो जाएगी और उनकी जबरदस्ती भी हो जाएगी, तो उनमें डर बैठ जाएगा और वो भ्रष्ट आचरण छोड़ देंगे। इत्यादि उपकरणों से नैतिकता बनाया जा सकता है, आदि से नैतिक बनाया जा सकता है। ओके, आई होप ये प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा। आपको अगर और पॉइंट्स बताए तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। भारतीय दर्शन परंपरा में शंकर के योगदान को बताइए। शंकराचार्य शंकराचार्य जी के योगदान को बताना है भारतीय दर्शन परंपरा में। ये भी 50 वर्ड्स और 100 वर्ड्स, ये 20 वर्ड्स में भी आई थिंक पूछा जा सकता है। तो 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर में के अकॉर्डिंग तैयार कर लीजिएगा। 100 वर्ड्स में कम चांसेस है, वैसे 20 और 50 वर्ड्स में ज़्यादा चांसेस है इसके आने के। अभी देख लेते हैं उत्तर को हम किस तरह से लिखेंगे। शंकर जी का दर्शन अद्वैत वेदांत था।
अद्वैतवाद भी इसको बोला जाता है, अद्वैत वेदांता, अद्वैतवाद, जो मानव को नैतिक रूप से एकबद्ध करने का प्रयास करता है। इनके अनुसार सभी जीव में वस्तुतः ब्रह्म ही है, यानी जितने भी जीव ब्रह्मांड में बने हुए हैं उनका सभी का अस्तित्व किससे है? ब्रह्म से है, वो ब्रह्म से ही बने हैं। इस अवधारणा को प्रसारित किया जाना चाहिए, तो समाज में वैमनस्य, घृणा, अत्याचार, रंग भेद, लिंग भेद, सांप्रदायिकता, कट्टरता जैसी नकारात्मक अवधारणाओं को रोका जा सकता है। तो शंकर जी का मानना था कि सभी जीव में वस्तुतः ब्रह्म ही है, ब्रह्म का व्यावास है। अगर हम ऐसा प्रसारित कर दें तो समाज में घृणा, विमनस्य, अत्याचार, रंग भेद, लिंग भेद, क्रोध जैसी भावनाएं हैं, सांप्रदायिकता, कट्टरता, जितनी भी नकारात्मक भावनाएं हैं, अवधारणाएं हैं, उनको हम रोक सकते हैं। उसके बाद उन्होंने बोला, इसके अनुसार मनुष्य के अंदर विद्यमान आध्यात्मिक शक्ति से सामाजिक एकता की प्राप्ति की जा सकती है। व्यक्ति को स्वार्थ एवं अहंकार छोड़कर सार्वभौमिक प्रेम एवं एकता की तरफ बढ़ना चाहिए, ये इनका मानना था। यानी व्यक्ति अगर स्वार्थ और अहंकार को छोड़ दे तो सार्वभौमिक प्रेम और एकता की तरफ बढ़ता है, तो सार्वभौमिक प्रेम और एकता की भावना का पूरे ब्रह्मांड में विकास होता है। तो आध्यात्मिक शक्ति से ही ये संभव हो पाता है, जिससे हम सामाजिक एकता प्लस में सार्वभौमिक प्रेम और एकता की भावना ला सकते हैं। आई होप आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।